एक थोड़ा सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसको दूसरी तरह से भी देखा जा सकता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? माफी मांगना चाह रहे हैं या माफी मंगवाना चाह रहे हैं? अच्छा, मुझे सारे चैनल्स के समझ नहीं आ रही जी, ये क्या स्पिन है कि उन्होंने मशरूत माफी का कह दिया है। ये माफी तो कहीं से भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल से उनका कोई स्टांस बदला है। वो पहले भी यही कहते थे, ठीक है जी अगर हम मुलव्वस होंगे तो माफी मांग लेंगे। वो कहते हैं लाए वीडियोस, लाए सबूत, वो कहते हैं बनाए जुडिशल कमीशन और हम कर लेंगे। और जो उन्होंने आज भी सख्त बातें की हैं, जो उन्होंने DGSPR को पेक्यूलरली टारगेट करके पर्टिकुलरली और जो जुबान इस्तेमाल किया, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है। आई डोंट थिंक हम टीवी पर रिपीट उसका नहीं कर सकते। सो मुझे नहीं समझ आ रहा है कहाँ से चल पड़ा है। मुझे तो ये सरकाज़म ज्यादा था, ये तंजिया बात ज्यादा थी कि ठीक है यार आप माफी मांगा, हाँ मैं मांग लेता हूँ, लेकिन आप मेरे से गिरफ्तार होने करने पे माफी मांगे, आप ये सब कुछ गलत बात करने पे माफी मांगे, और अगर मेरे बंदे शामिल होते हैं प्रूव कर दें मैं माफी मांग लूंगा। सो अल्फाज थे, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मशरूत माफी किसको लग रही है। ये मशरूत माफी आई डोंट थिंक ही हैज चेंज्ड एनी स्टांस। वो तो बल्कि पहले से भी ज्यादा सख्त मुझे स्टांस नजर आया उनका। अच्छा, हम इससे पहले कि रबी आपसे अगला सवाल करें, अभी आपने बात की ना माफ़ी की, तो आपको पता मुझे थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी है। तो लियोज के हवाले से कहा जाता है अगर इन्होंने माफ़ी मांगनी हो ना किसी से तो कहते आई एम सॉरी, लेकिन गलती तुम्हारी थी। तो इसी तरह का कुछ चक्कर है कि जनाब आई एम सॉरी गलती आपकी है, कि मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट की गलती है या उन्होंने गलतियाँ की थी। तो खान साहब ने कहा पहले ये मान लें फिर हम भी माफ़ी मांग लेते। तो इस तरह की माफ़ी मांगी जा रही है लियोज टाइप। हाँ तो जाहिर है ये तो कोई माफी नहीं है। उन्होंने तो अपने सारे मुतालबा दोहराए हैं। उन्होंने कहा जी उन्होंने हमारे से बात करनी है तो ना करें। फिर आगे जाके वो कहते हैं कि मैं कौमी मुफाद के लिए किसी से भी बात करने को तैयार हूँ। मुझे कोई नई चीज नहीं लगी। मेरा ख्याल है खाली वो एक्साइटमेंट में सबने सोशल मीडिया पे और टेलीविजन पे एक स्पिन चल पड़ा। जुमला जरा अच्छा लगता था सुनने को, मशरूत माफी, ऐसे ही एक ब्रेकिंग न्यूज। ये वैसे दुनिया में तो मशरूत माफी होती है। मालिक साहब आप और मैं बैठे थे कमेटी में, तो आपने मुझे ये बात की जब हम कमेटी प्रोसीडिंग, आप भी आए हुए थे आज फाइनेंस कमेटी की जो इजलास था, आप और मैं इकट्ठे बैठे थे, तो आपने मुझे यही बात की कि यार खबर चल रही है कि खान साहब ने माफ़ी मांगी। मैंने कहा सर जो मेरे पास ये ग्रुप में या मेरी ये टीम ने डाली है चीज़ें, मुझे तो कहीं से कोई माफ़ी नहीं लग रही, बल्कि खान साहब उससे ज़्यादा उन्होंने आके स्पीड ब्रेकर पर स्पीड बढ़ा दी है। तो मैंने आपके साथ वो शेयर भी की उनकी, तो आपने मेरी और मेरा ख्याल आपकी राय इस पे कॉमन ठीक है, कोई माफ़ी नहीं मांगी कि जिसको चैनल्स ने ट्विस्ट करके चलाया है। हाँ मुझे किसी ने पहले एक हेडलाइन भेजी थी कि जी मशरूत माफी उन्होंने कहा है, तभी मैंने आपको कहा याद है, मैंने कहा यार ये हेडलाइन आई है क्या सीन है, और इतनी देर में आपके पास वो डिटेल भी आ गई थी टेकर्स। तो ये आई डोंट नो मेरे साथ ऐसी एक्साइटमेंट में हो गया, मीनिंगलेस सी बात है। बल्कि मुझे तो रवैया और सख्त है। आप हमाद अजहर साहब का देखें जो उन्होंने बाद में अपनी पूरी स्टेटमेंट निकाली है, तो आपने सवाबी का जलसा सुना है, वहां तो सारे इस्लामाबाद फतह करने की बातें कर रहे हैं। तो माफी किस तरफ? अच्छा, ये मुमकिन है कि कोई जानबूझ के स्पिन करेगी। और खान साहब ने तो बात की कि इफ्स एंड बट्स के साथ, तो चैनल्स को थोड़ा सा स्पिन करने को कहा गया हो कि भाई साहब ज़रा इनके हामी जो हैं वो कहते हैं खान साहब डटा खड़ा है, खान डट गया, कप्तान डट के खड़ा है, ना बिका है ना झुका है, ना बात करता है ना डील करता है। लिहाजा उन्होंने कहा जनाब क्योंकि खान साहब के मुंह से निकल गया मशरूत माफ़ी वाली बात, चलो इसको ज़रा थोड़ा स्प्रेड करो, इसको ज़रा चलाओ। ये पॉसिबल है कि इस तरह का मतलब स्पिन दिया गया हो या कराया गया हो, देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस? यार आप भी बड़ी शय, खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही उसमें जवाब देते हैं, फिर एक सवाल डाल देते हैं। नहीं सर, आपकी एंडोर्समेंट चाहता हूँ, आप मेरे उस्ताद हैं, आपकी एंडोर्समेंट चाहता हूँ, मेरे एडिटर हैं आप, आपसे बड़ा कोई मैंने सीखा है। आपके सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त हैं। अच्छा मालिक साहब, लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जो उन्होंने जो वो वीडियो थी एक जिसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आया था, उसके हवाले से भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है। तो एग्जैक्टली मूड क्या है इस वक्त बानी पीटीआई का, वो क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से उनको लग रहा है कि कौन सी स्ट्रैटेजी इस वक्त काम करेगी और उनका मैसेज जो है वो इफेक्टिवली इट विल बी सेंट अक्रॉस? देखिए खान साहब का एक परसेप्शन है और वो इस परसेप्शन पे ही हमेशा सियासत करते हैं कि खान हटता नहीं है, खान डरता नहीं है, इसलिए वो अपने वोटर बेस को हमेशा स्ट्रांग रखते हैं। खास तौर पे एक्सपैट भी जितनी कम्युनिटी है उसको, इसको भी। अब आज बांग्लादेश का इशू देख लें। बांग्लादेश के इशू में गवर्नमेंट ने क्या टेक अवे था? गवर्नमेंट ने कहा देखें ये शेख मुजीब बनते थे, शेख मुजीब के मुआवजा करते थे,
अब शेख मुजीब के मुजस्मे टूट गए हैं, तो अब करें ये वीडियो निकालें ना, अब बात करें, अब ट्वीट करें। अदा तारिक साहब ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। खान साहब ने क्या लिया वहां से? खान साहब ने कहा देखें वहां जो टर्न आउट हुआ है, हुकूमत उलट गई, हुक्मरानों को भागना पड़ा। तो बांग्लादेश के सारे एपिसोड से हुकूमत ने अपनी मर्जी का नतीजा निकाला, खान साहब ने क्राउड्स का और टेक ओवर ऑफ द गवर्नमेंट का नतीजा निकाला। सो एक ही वाकया, उसकी दो टोटली डिफरेंट उसकी चीजें हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि देखिए खान साहब अपना बयानिया सख्त रखेंगे और इमरान खान का बयानिया रखने की समझ आती है जब आप अंदर हो, जब आप पे मुकदमा चल रहे हो और कोई चीज आपके बस पे ना हो बल्कि पावर के लीवर्स किसी और के हाथ में हो, तो आपके पास फाइट डिफायंस के और एक बहादुरी का रवैया शो करने के अलावा चॉइसेस हैं क्या? सो वो तो उनकी स्ट्रैटेजी तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है कि ठीक है प्रेशर बनाए जाए, प्रेशर बनाए जाए। अब मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे असद कैसर साहब, वो भी बात कर रहे थे कि हाँ जी अगर हमें दीवार के साथ लगाया तो यहाँ पे भी दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा, हम भी एजिटेशन करेंगे, इसलिए वो। फिर मैं शाम को खबरें देख रहा था लेट, तो उस पर खबर आई कि जी अली अमीन गंडापुर साहब मिल के आए, तो उनको खान साहब ने कहा कि आपने कोई जलसा नहीं करना सरकारी परमिशन के बगैर। वो भी तकीरों में कहते थे तुम्हारा बाप भी देगा आज़ादी, तुम्हारे बाप से भी, किसी का बाप भी हमारा एनओसी कैंसिल नहीं कर सकता। सो एक स्ट्रैटेजी ऑफ कंफ्यूजन, वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड्स है। और ये कोई कंफ्यूजन खान साहब के एंड पे नहीं है, ये वो रखते हैं ताकि दूसरी साइड को समझ ना आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो सिवाय इसके कि मुझे आज तलखी और बढ़ती नजर आई है और तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। देखिए ना खान साहब ने आप टारगेटेड करके आर्मी चीफ को नाम लेके डायरेक्ट उन पे इल्जाम लगाया कि मुझे मेरी अहलिया को कत्ल कराने में अगर कोई हुआ, में से किसी को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। तो उन्होंने कहा मेरी अहलिया को कुछ हुआ मैं जनरल आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा। लंदन प्लान का इल्जाम उनके ऊपर, सब कुछ चीफ जस्टिस के ऊपर के, इसलिए मुझे क्रश करने की पूरी कोशिश की पीटीआई को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। फौज में उन्होंने डीजीसी को डायरेक्टली नाम लेके टारगेट किया, आर्मी चीफ को कर दिया, अब डीजी आईएसपीआर को कर दिया। तो ये आपको कहां से लग रहा है कि कोई आप रवैया नरम हो रहा है? जब आप देखिए, जब आप इदारा कहते हैं ना तो आपके पास बहुत मार्जिन होता है कोई बातचीत आगे चलाने का। जब इदारे में से आप स्पेसिफिक शख्सियात लेके नाम लेके शुरू हो जाएं और डायरेक्ट नाम लें तो फिर वो क्लैश की सूरत टोटली चेंज हो जाती है। अच्छा मलिक साहब, खान साहब को मैं सॉरी आपकी बात कर बड़ी अहम बात कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है खान साहब की बड़ी पुरानी स्ट्रेटजी है कि अपने मुखालफिन पे पहले बम्बारमेंट करो, उन पर इल्ज़ामात लगाएं, उन पर सख्त तनकीद करें और फिर उसके बाद कुछ लोगों के जरिए सुलह सफाई बातचीत का ये रास्ता किया जाए। एक साइड पे वो करते होते हैं हमेशा ताकि बारगेनिंग चिप के तौर पर ये यूज़ करते होते हैं। और अगर आपको याद हो जिन्हें वो अपने नाम लिए हैं कि उन्होंने आर्मी चीफ पे, DGI पे, DGC पे, उसके बाद ये काजी साहब पे, सब पे, चीफ जस्टिस साहब पे उन्होंने बम्बारमेंट किए, लेकिन साथ में उन्होंने अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर कर दिया उन्होंने इनको महमूद खान चकज़ई साहब को कि फौज से बात करो। तो आपको लगता नहीं है कि पहले वो फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाते हैं अपनी तकरीरों से, बातों से, माहौल बनाते हैं, भाई साहब मैं किसी ने नहीं छटांगा, बाद में साहब बंदा भी अपना नॉमिनेट कर लेते हैं, जैन जी आप इनसे बातचीत करें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। तो अपने बंदे की बारगेनिंग पोजीशन स्ट्रांग कर रहे होते, जैसे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब करते। नवाज शरीफ साहब वो बड़ी सख्त तकरीरें करते थे, मरियम साहब करते थे, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं तो वो पहुँच जाते थे रात को अर्जी पे, उस अर्जी लेकर जना बाजवा साहब के पास या पीछे जना कियानी साहब के पास, वो जी पा जी हमें गुस्सा करके सन वो छटो जी तुम मैंने गल करो। ये इस तरह का कोई तरीका वारदात तो इस्तेमाल नहीं हो रहा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। तो बड़ा पुराना है गुड का बैड का कि खुद जरा थोड़ा दबा के रखें और साथ में बंदा भी नॉमिनेट कर दें कि चकज़ई साहब के साथ बातचीत करें। ये तो पुराना तरीका है पाकिस्तानी सियासत में। देखिए चकज़ई साहब जिस दिन नॉमिनेट हुए थे, मैंने अपने शो में भी कहा, फिर मेरे प्रोग्राम में ख्वाजा साहब ने भी बात की, ख्वाजा आसिफ ने, डिफेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने भी वही बात की कि बात यह है कि जो भी जानता है हिस्ट्री चकज़ई साहब की, उसको पता है कि नॉन स्टार्टर था। ना चकज़ई साहब ने फौज से बात करनी थी, ना फौज ने चकज़ई साहब से बात करनी थी, उनकी पूरी हिस्ट्री आपस में। तो वो जब नॉमिनेशन हुई तो वो तो शायद जो लोग नहीं जानते इस तारीख को, या उन दोनों चकज़ई साहब को और फौज की हिस्ट्री नहीं जानते, वो उनको तो शायद लगे हो कि बंदा अपॉइंट हो गया है।